तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यूनर और लिंगर को देखते हैं। वो दोनों अपने अपने मास्टर के सामने बैठी थी और उन्हें बता रही थी कि वो अपने सारे कीमती सामान यू तोंग से एक गेम में हार गई है और ऊपर से इतना कुछ खोने के बाद भी वो यू तोंग को अभी तक अपने प्यार में गिरा नहीं पाई। जिसके बाद हम यू तोंग को देखते हैं जो सोकर उठता है, पर उसे कहीं भी स्केलेटन गॉड नहीं दिख रहा था। यू तोंग काफी परेशान होने लगता है क्योंकि इससे पहले जब वो बाहर गया था उसने लोगों का काफी नुकसान किया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। स्केलेटन गॉड को कंट्रोल में रखने के लिए यू तोंग ने स्पेशल मिट्टी से एक जार बनाया था, पर वो जार टूट गया था और अब जब तक यू तोंग वो मिट्टी लाएगा स्केलेटन गॉड तो हर जगह तबाही मचा देगा। तभी यू तोंग के स्कूल में बहुत सारे लोग आने लगते हैं। स्केलेटन गॉड ने उन सभी का कुछ न कुछ नुकसान किया था। यू तोंग को उन्हें पैसे देकर उनकी भरपाई करनी पड़ती है, पर वो लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वजह से यू तोंग को स्केलेटन गॉड पर काफी गुस्सा आ जाता है। अब हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ तेज हवा की वजह से लड़कियों की स्कर्ट उड़ रही थी। तभी हम देखते हैं ये तो उसी हरामी स्केलेटन गॉड का काम था। तभी वहाँ यू तोंग आ जाता है और उसके एक फ्लाइंग किक मारता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। फिर यू तोंग स्केलेटन गॉड को घर ले आता है। तभी यू तोंग को पता चलता है चेयरमैन माओ ने उसे अपने पास बुलाया है, पर यू तोंग जाने से मना कर देता है क्योंकि चेयरमैन माओ कुछ बुरा ही चाहता होगा। यू तोंग तो जाने से मना कर देता है, पर उसका सर्वेंट कांग कहता है कि वो जाना चाहिए। कांग बताता है कि इस जगह की सारी जिम्मेदारी सिर्फ यू तोंग की है और उसे ये अच्छा नहीं लगता। वो यू तोंग पर सिर्फ एक बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो चेयरमैन माओ से मिलेगा। यू तोंग कांग को जाने की परमिशन दे देता है। कुछ देर बाद चेयरमैन माओ की तरफ से यू तोंग को लेने एक गाड़ी आ जाती है, पर उसमें कांग चला जाता है। तभी हम देखते हैं ये एक चाल है और चेयरमैन माओ ने बहुत सारे असैसिन्स हायर किए हैं यू तोंग को मरवाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम किंग शेन सेक देखते हैं जहां मास्टर लू को यू तोंग का दिया नाइफ इतना पसंद आ गया था कि वो उसे इस्तेमाल करने के लिए रोज बहुत सारे फ्रूट्स काटते हैं, पर ये उनके डिसिपल्स को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो सारे कटे हुए फ्रूट्स उन्हें ही खाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन सभी के पेट बाहर आने लगते हैं। फिर मास्टर लू लुओली को और फ्रूट्स लाने का ऑर्डर देता है, पर लुओली मास्टर लू को अब रुकने की कहती है क्योंकि अब इतने फल खाना उनके बस की बात नहीं है। पर मास्टर लू कहते हैं अभी तो वो लगातार 30 दिनों तक ऐसे ही फ्रूट्स काटने वाले हैं। अब हम यू तोंग को देखते हैं जो स्केलेटन गॉड की सारी हड्डी अलग कर देता है और हर एक हड्डी को अलग अलग जगह सील कर देता है। तभी एक बंदा बाहर आता है और बताता है कांग पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और वो काफी बुरी हालत में है। यू तोंग भागकर कांग के पास जाता है और देखता है वो तो सच में काफी घायल है। यू तोंग जल्दी से कांग को घर ले आता है और कुछ ढूंढने लगता है। उनका डॉग कांग को देखकर कहता है उसका बचना मुश्किल है क्योंकि कांग के सभी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। तभी यू तोंग एक सोल रिटर्निंग पिल निकालता है और उसे कांग को खिला देता है, जिससे उसकी हालत ठीक होने लगती है। अब यू तोंग कहता है चलो अब उसका पता निकालना है जिसने कांग की ये हालत की। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक असैसिन चेयरमैन माओ को बताता है कि वो यू तोंग की जगह किसी और को मार कर आए हैं। चेयरमैन माओ पूछता है उन्होंने किसी और को क्यों मारा। वो असैसिन बताता है उस लड़के ने उन्हें देख लिया था और वो यू तोंग को जरूर बता देता कि वो सभी असल में उसके पीछे हैं, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ा। तभी वहाँ चेयरमैन माओ का बेटा आता है और उस असैसिन को मार देता है और कहता है यू तोंग तो सिर्फ एक राइटर है, उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन माओ कहता है यू तोंग की वजह से पूरा टाउन उस पर हंस रहा है। तभी चेयरमैन माओ का बेटा उन तीनों को अंदर बुला लेता है और बताता है ये तीनों जाइंग सेक्ट से हैं। उन्हें देखकर चेयरमैन माओ खुश हो जाता है और अपने बेटे से पूछता है इन्हें हायर करने के लिए उसने पैसा कहाँ से लिया। चेयरमैन माओ का बेटा बताता है इन्हें पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 100 सुंदर लड़कियां चाहिए। ये सुनकर तो चेयरमैन माओ खुश हो जाता है, जिसके बाद
हम देखते हैं यू तोंग एक बंदे से काफी सीरियस होकर पूछता है कि ये सब किसने किया। दूसरी तरफ चेयरमैन माओ ने लड़कियों का इंतजाम कर दिया था और वो तीनों काफी मजे कर रहे थे। तभी एक आदमी आकर बताता है कि यू तोंग के साथ किंग शेन सेक्ट उन पर अटैक करने आ रहा है। चेयरमैन माओ कहता है कि किंग शेन सेक्ट यू तोंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो साथ में अटैक करने आ रहे होंगे। पर वो तीनों चेयरमैन माओ को सीरियस ना होने की कहते हैं, क्योंकि वो तीनों मिलकर पूरे किंग शेन सेक्ट को हरा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम किंग शेन सेक को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि यू तोंग पर अटैक होने वाला है। ये सुनकर उनका मास्टर लू बाहर आ जाता है और सेक के सभी डिसिपल्स को फाइट के लिए रेडी करता है। दूसरी तरफ वो आदमी वापस आता है और बताता है किंग शेन सेक अटैक करने आ चुका है। इस बार गुस्से में आकर वो उस आदमी को ही मार देते हैं और बाहर देखने जाने लगते हैं कि कौन उन पर अटैक करने आया है। बाहर पूरा किंग शेन सेक्ट इकट्ठा था। ये देखकर तो उन तीनों के हाथ पैर डर से कांपने लगते हैं। वो तीनों इतना ज्यादा डर जाते हैं कि चेयरमैन माओ को बहाना देते हैं कि उन्हें बाहर कुछ खाने जाना है और ये कहकर वो धीरे से वहां से जाने लगते हैं। पर तभी चेयरमैन माओ चिल्लाकर मास्टर लू से कहता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके पास 3 काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है जो उनके पूरे सेक्ट को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर वो तीनों और ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। पर मास्टर लू अपनी नाइफ से अटैक करते हैं, जिससे उनका भागने का रास्ता बंद हो जाता है। अब वो तीनों बताते हैं कि वो नानशा टाउन से है और वो इतनी आसानी से उन्हें मार नहीं सकता। ये सुनकर मास्टर लू पहले उनके सेक्ट को खत्म करने चला जाता है और बाकी सभी लोग उस जगह पर अटैक करने लगते हैं और काफी जगह वो सभी उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर चेयरमैन माओ और उसका बेटा काफी डर जाते हैं और अपने घुटनों पर आ जाते हैं। किंग शेन सेक की वाइस हेड उनके सामने आती है और चेयरमैन माओ का बेटा कहने लगता है कि ये सब उसके फादर की गलती है। अब वाइस हेड चेयरमैन माओ को बताती है कि वो ये सब यू तोंग के लिए कर रही है और अगर यू तोंग नहीं होता तो आज किंग शेन सेक्ट ही नहीं होता। ये सुनकर चेयरमैन माओ काफी हैरान हो जाता है और याद करता है उसने तो यू तोंग की बहुत बेइज्जती की थी। इसके बाद वो चेयरमैन माओ और उसके बेटे को यू तोंग के स्कूल ले आते हैं ताकि यू तोंग खुद उन्हें सजा दे। अब यू तोंग बाहर आता है और वो काफी गुस्से में लग रहा था। चेयरमैन माओ कहने लगता है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, अगर यू तोंग चाहे तो उसे मार भी सकता है। अब यू तोंग अपनी स्पेयर निकाल लेता है और चेयरमैन माओ को मारने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी वहां यूनर आ जाती है और यू तोंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके फादर को ना मारे, बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। पर यू तोंग कहता है जान के बदले उसे जान चाहिए। चेयरमैन माओ अपनी हरकतों की वजह से इतना परेशान हो गया था कि वो खुद अपना सर एक बड़े से पत्थर पर मार देता है। ये देखकर उसकी बेटी काफी दुखी हो जाती है। यू तोंग चेयरमैन माओ के बेटे की जान बख्श देता है, पर उसे हमेशा के लिए जियांगपिंग सिटी से चले जाने की कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर लू अपने कुछ डिसिपल्स के साथ नानशा में पहुंच गया था और उन्हें वहां उन तीनों के सेक्ट का लीडर ये बेई मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मास्टर लू को उनके डिसिपल्स के साथ एक बैरियर में बंद कर देता है। ये बेई को पता चल गया था कि मास्टर लू की वजह से उसके 3 एल्डर स्टूडेंट्स मारे गए, इसलिए वो मास्टर लू पर अटैक करता है। पर मास्टर लू अपने नाइफ से उसका अटैक खत्म कर देते हैं और ये बेई पर भी अटैक करते हैं। पर ये बेई बताता है कि उसको किसी भी अटैक से फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मास्टर लू का अटैक ये बेई को लगा था और उसके सर से थोड़ा खून भी आने लगता है। ये बेई जल्दी समझ जाता है कि ये सब उस नाइफ की वजह से हो रहा था, तो ये बेई 2 सोल मास्टर लू की तरफ भेजता है और किसी तरह उनका नाइफ ले लेता है। अब नाइफ ये बेई के हाथ में आ जाता है और ये बेई तुरंत समझ जाता है कि ये नाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मास्टर लू की मेमोरी से ये बेई यू तोंग का पता लगा लेता है और खुद उससे मिलने चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये बेई यू तोंग के मार्शल आर्ट स्कूल पहुंच जाता है और वहां बेल बजाने लगता है
कुछ ही देर में यू तोंग वहाँ आ जाता है। ये बेई यू तोंग को देखकर मन में सोचता है कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल मोर्टल इंसान है। फिर ये बेई यू तोंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है जो फाइट जीतेगा ये मार्शल आर्ट स्कूल उसका हो जाएगा। यू तोंग उससे फाइट करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से उसके मार्शल आर्ट स्कूल में सभी कमज़ोर लोग आते हैं और वो आसानी से उसे हरा देगा। पर ये बेई के इतनी जिद करने की वजह से यू तोंग मान जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है ये बेई काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगता है, पर यू तोंग उसके हर अटैक से काफ़ी आसानी से बच रहा था। ये देखकर ये बेई थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर यू तोंग अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर उसे धक्का देता है, जिससे ये बेई गिर जाता है। ये बेई को समझ नहीं आ रहा था कि ये मोर्टल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये बेई वापस खड़ा होता है पर यू तोंग उसके मुंह पर बास्केट मारता है और उसे चले जाने की कहता है। फिर ये बेई अपना सबसे कीमती ट्रेजर निकालता है और उसे यू तोंग पर अटैक करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और यू तोंग उसका ट्रेजर भी तोड़ देता है। ये देखकर ये बेई समझ जाता है वो यू तोंग से किसी कीमत पर नहीं जीत सकता। ये बेई याद करने लगता है कि वो बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग और इतना जीनियस था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। जिस पोजीशन पर लोगों को पहुंचने में 100 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं, वहाँ वो 16 साल की एज में ही पहुंच गया था। अब यू तोंग फोरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत सारी डेमनिक सोल ये बेई के अंदर चली जाती है, पर उस सब का यू तोंग पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो ये बेई के पास आता है और उसके मुंह पर एक चांटा मारता है, जिससे ये बेई का सारा मैजिक गायब हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यू तोंग को कांग के लिए मेडिसिन और हर्ब्स चाहिए थी। तभी वहाँ लुओली आ जाती है और कहती है शायद वो इस काम में उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद यू तोंग और लुओली अंकल के पास आ जाते हैं और वो उन मेडिसिन के नाम सुनकर ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन मेडिसिन को बनाने वाले हर्ब्स इतने रेयर हैं कि एक मेडिसिन को खरीदने के लिए पूरे टाउन को बेचना पड़ेगा। अब अंकल बताते हैं कि ये माउंटेन है जहाँ पर उन्हें एक फ्लावर मिल सकता है और अगर वो फ्लावर मिल जाए तो उन्हें हर तरह का मेडिसिन मिल जाएगी। उस माउंटेन का नाम बाफू माउंटेन है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक माउंटेन है। लोगों का कहना है कि वहाँ डीमंस है और एविल पावर्स वहाँ रहती है। साथ ही वहाँ जाकर उस फ्लावर को ढूंढकर वापस आने में 10 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। यू तोंग भी ये सब सुन रहा था, फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और अकेले जाने की कहता है। लुओली के अंकल यू तोंग के लिए गाड़ी करा देते हैं और वो अकेले ही चला जाता है। तभी लुओली को याद आता है अभी तक उसके मास्टर लू नानशा टाउन से वापस नहीं आए और हम देखते हैं मास्टर लू अब भी उस बैरियर में फंसे थे।